मैं एकदम चौंका और ऐसे खड़ा हुआ जैसे मेरे नीचे स्प्रिंग लगे हों। अंकल ने फिर मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा, यासिर पुत्र क्या बात है? मैं एकदम होश में आते हुए हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं अंकल जी। और अंकल से चाबियां लेकर मैं दुकान खोलने लगा। दोस्तों, मैं ना तो कमज़ोर था और ना ही डरपोक। असल में इस वक्त मेरा बचपना ही था और मैं अभी मेच्योर तो ना था कि एक मौके की मुनासबत से हालात को समझकर उसे दिमाग से हैंडल करता। जबकि ये बात भी वाज़ेह थी कि सदफ़ के अलावा ये बात किसी और को अभी तक मालूम नहीं थी और सदफ़ तो मेरी मिन्नतें कर रही थी कि इसका कोई हल निकालें। मगर मेरा बचपना था कि इसके अंजाम तक फटाफट पहुंचकर वहां से दौड़ लगा दी। खैर, मैंने दुकान की सफाई वगैरह की, मगर मैं बार बार बाहर की तरफ ही देखता रहा कि अब सदफ़ का बाप कुल्हाड़ी या बंदूक पकड़े नमूदार होगा और मुझे कत्ल कर देगा। मैंने जैसे तैसे सफाई की और फिर दुकान के फ्रंट पर बैठने की बजाय बिल्कुल एंड पर ट्राई रूम के पास बैठकर ऐसे ही लहंगों को निकाल कर सेट करने लग गया और चोर अखियों से बाहर की जानिब भी देखता रहा। कुछ देर में बैठा लहंगे बार बार सेट करता रहा कि मेरी नज़र बाहर की तरफ गई। मेरी सांसें रुकने लग गईं। मैंने देखा कि सदफ़ चलती हुई अंकल के पास आई और अंकल को सलाम करके उनसे सर पर प्यार लेने के बाद उनके पास ही काउंटर पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातें करने लग गई। मैं पहले अलमारी की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था और सदफ़ को अंकल के पास बैठा देखकर मैं अपनी पुश्त बाजार की तरफ करके बैठ गया कि जैसे सदफ़ समेत मुझे कोई देख ना सके। दिल मुस्तरब था, हलक खुश्क था। बैठते बैठे मेरी टांगें कांप रही थी। उस वक्त को पछता रहा था और अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। अपने आप को लान तान किए जा रहा था कि मुझे ज़िंदगी और मौत के बीच ला खड़ा कर दिया है। पता नहीं अब क्या होगा। सदफ़ के घर वालों को पता चला तो भी मौत पक्की। मेरे घर वालों को पता चला तो मेरे साथ साथ मेरी अम्मी और बहन का पता नहीं क्या बनना था। अगर गांव में ये बात निकलती तो पिंड की पंचायत ने ही मुझे चौक के चौराहे पर उल्टा लटका कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने थे। वसवसों ने मुझे कुछ ही देर में नफ्सियाती मरीज बना दिया था। मेरे कान अंकल और सदफ़ की धीमी गुफ्तगू की तरफ लगे हुए थे, मगर मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। बस मेरे दिमाग में क्या साराइयाँ चल रही थी कि सदफ़ अंकल को अब कुछ बता रही होगी। अब अंकल मेरे अब्बू को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। मेरे अब्बू का ये सुनकर तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाना था। अभी मेरी क्या साराइयाँ जारी ही थी कि अंकल की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, यासिर। मैंने अंकल की आवाज़ को वहम समझकर मज़ीद सूटों को अलमारी में सेट करना शुरू कर दिया और सूटों को उलट पुलट करने लग गया कि फिर अंकल की पहले से ऊंची आवाज़ आई, ओए यासिर। मैंने चौंक कर वहाँ चौकड़ी मारे बैठे बैठे ही अपने आप को पूरा घुमाया और अंकल की तरफ देखा तो अंकल कुछ गुस्से में लग रहे थे, जबकि सदफ़ की पुश्त मेरी तरफ थी और मुंह दूसरी तरफ था। मैंने वहीं बैठे बैठे हकलाते हुए कहा, जी अंकल जी। अंकल हैरानगी और तलखी से बोले, अंकल के बच्चे इधर आ, वहाँ के आंडे दिए हुए हैं जिनके ऊपर बैठा है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं मनो वज़न उठाए कदमों को घसीटता हुआ अंकल की तरफ चला जा रहा था। मुश्किल से अंकल के पास पहुँचा तो अंकल बड़े गौर से मुझे सर से पाँव तक देखते हुए गुस्से से बोले। मैंने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल जी, मेरी तबीयत नहीं सही। अंकल ने फिर मुझे गौर से देखा और कहा, तबीयत तो सही है मगर नीयत सही नहीं लग रही। कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, शायद मैं तेरी परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। मैंने फिर उसी अंदाज में घबराए हुए कहा कि अंकल कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सर में दर्द है। अंकल ने कंधे उचकाते हुए कहा कि मर्जी तेरी पुत्र, ना बता। मैं सर झुकाए हाथ बांधे अदब से खड़ा था तो अंकल फिर बोले, इस लड़की को जानते हो? मेरी तो एकदम हवा निकल गई। मैंने पहले नफ़ी में सर हिलाया और फिर उसी वक्त इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी अंकल जी। अंकल मेरी कैफियत देखकर काफ़ी परेशान से हो रहे थे। अंकल ने कहा, जाओ ठंडा पानी पी कर आओ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो। मैं सच में कूलर की तरफ चल दिया तो अंकल ने पीछे से आवाज़ दी कि अब कहाँ चल दिए। मेरे चलते कदम वहीं रुक गए और रोबोट की तरह घूम कर अंकल की तरफ देखते हुए बोला, वो जी अंकल जी, मुँह धोने चला था। अंकल अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोले, कोई हाल नहीं तेरा। मैंने जुनेद की तरफ देखा जो मुंह पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखकर हंसी जा रहा था। सदफ़ अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठी थी, इसलिए उसका मुझे नहीं पता कि वो हंस रही थी या रो रही थी। मैं अंकल की बात सुनकर झीम सा गया और सर झुकाए फिर अंकल के पास हाथ बांधे खड़ा हो गया। अंकल बोले, गल सुन मेरी, कान खोल कर। मेरी फिर हवा निकल गई कि पता नहीं अब अंकल क्या कहेंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। जुनेद खिलखिलाकर हंस पड़ा। अंकल ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो उसकी हंसी वहीं रुक गई।
जबकि मुझे महसूस हो रहा था कि सदफ भी हंस रही है। मुझे जुनैद पर तो नहीं, सदफ पर गुस्सा आने लग गया कि मेरी यहाँ जान पर बनी हुई है और इस साली की दंदियाँ निकल रही हैं। अंकल बोले, इधर मेरी तरफ देख। मैंने सर उठाकर अंकल की तरफ देखा तो अंकल बोले, इस लड़की को इसके घर छोड़ कर आओ। जा मेरा पुत्र। मैं इस बात में सर हिलाते हुए काउंटर से नीचे उतरा और जूता पहनने लग गया तो अंकल ने जेब से 100 रुपये मुझे निकाल कर दिए कि तांगे पर चले जाना और अगर तुम्हारी तबीयत वाकई ख़राब है तो डॉक्टर से दवाई लेकर घर जाना। समझ आई कि अगली भी गई। मैं ना चाहते हुए भी अंकल से 100 रुपये पकड़े और जेब में डालते हुए जी अंकल कहा और स्पीड से दुकान से बाहर निकलकर चल पड़ा कि मेरे कानों में अंकल की फिर आवाज़ गूंजी, ओए हुन कित्थे चलिया। मैं उन्हीं कदमों वापस मुड़ा और कहा, जी अंकल घर। अंकल फिर माथे पर हाथ मारते हुए सदफ की तरफ इशारा करते हुए बोले, इस बाजी नूते नाल लेके जा। मैं खुद को कोसते हुए झीम कर सदफ की तरफ देखने लग गया कि नवाबजादी खुद ही उठकर आ जाए या मुझे उसे उठा कर ले जाना है। अंकल ने सदफ के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जा पुत्र, अपने वीर नाल चली जा ते अपने अब्बे नू मेरा सलाम कह। उसे कहना कि किसी दुकान पर आए मिलने मुझे, अपने लंगोटिए यार को। सदफ इस बात में सर हिलाते हुए जी अंकल कहते हुए मेरी तरफ चल पड़ी। मैं जुनैद को नज़रअंदाज करते हुए सदफ को ये सोचते हुए साथ लेकर चल पड़ा कि पता नहीं अंकल को क्या बीन सुनाई है जो अंकल ने मुझे उसके साथ इस चुड़ैल को घर छोड़ने के लिए भेज दिया है। मेरी तो समझ से बाहर थी सारी गेम। मैं एकदम सदफ से आगे ही चल रहा था और सदफ मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। तांगे वाले चौक तक हमारा सफ़र खामोशी से गुजरा। जैसे ही मैं चौक की तरफ मुड़ने लगा तो सदफ ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़कर मुझे चौक के साथ एक गली की तरफ खींच कर ले जाने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे पीछे तांगे का सफ़र करने के लिए नहीं आई, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना बहुत बुरा होगा। मैं तो पहले ही डरा हुआ था। सदफ की बात मानते हुए उसकी तकलीद में गली की तरफ चल दिया। गली में कुछ आगे जाकर मोहल्ला शुरू हो जाता था। इस मोहल्ले से एक गली बाहर मेन सड़क पर खुलती थी और सड़क से आगे हमारे गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क शुरू हो जाती थी जिससे हम रोज़ शहर आते थे। सदफ और मैं खामोशी से चले जा रहे थे। मोहल्ले से गुजरकर मेन सड़क क्रॉस की और फिर गांव की तरफ जाती शॉर्टकट कच्ची सड़क पर चलते हुए हम नहर के पुल पर जा पहुँचे। पुल पर पहुंचकर सदफ मकई की तरफ जाने की बजाय नहर के किनारे पर ट्रेन की पटड़ी के पुल की तरफ चल पड़ी। मैं भी खामोशी से उसके साथ साथ चला जा रहा था। कुछ दूर जाकर सदफ रुक गई और इधर उधर देखने लग गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि इधर कोई नहीं देख रहा तो सदफ ने मेरा हाथ पकड़ा और नहर के किनारे से नीचे दौड़ती हुई मुझे भी साथ लेकर मकई में दाखिल हो गई। मकई के बीचों बीच ले जाकर जब हम आगे निकले तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही जगह है बिछड़े थे हम जहाँ से।